मैं हर किसी के सिर के ऊपर उसका चीटिंग रेट देख सकता हूँ। जब किसी का चीटिंग रेट 100% तक पहुंच जाता है तो वो नंबर बदलकर ये दिखाने लगता है कि उस इंसान ने कितनी बार अपने पार्टनर को धोखा दिया है। इसलिए मैं हमेशा बहुत सोच समझकर और सावधानी से लड़की चुनता था और आखिरकार मुझे एक खूबसूरत और संस्कारी वाइफ मिल गई जिसका चीटिंग रेट लगभग 0 था। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि उसका चीटिंग रेट पागलों की तरह बढ़ रहा है। अब जब मेरी वाइफ मुझे धोखा देने ही वाली है तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? आर्सेनिक खरीदूं या मचेटी? शायद मैं मिडिल स्कूल में था जब मैंने पहली बार हर किसी के सिर के ऊपर साफ साफ नंबर्स की एक लाइन देखनी शुरू की थी। लेकिन मुझे उन नंबर्स का मतलब उस दिन पता चला जब मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हुआ और उनका डिवोर्स हो गया। तभी मुझे समझ आया कि वे नंबर्स असल में चीटिंग रेट दिखाते हैं। जब चीटिंग रेट 100% तक पहुंच जाता है तो उसकी जगह ये दिखने लगता है कि उस इंसान ने कितनी बार अपने पार्टनर को धोखा दिया है। अपने पेरेंट्स के साथ जो हुआ उसे सबक मानकर मैंने कसम खाई कि मैं ऐसी खूबसूरत और संस्कारी लड़की को अपनी वाइफ बनाऊंगा जिसके सिर के ऊपर चीटिंग रेट बहुत कम हो। हालांकि ऐसी लड़की ढूंढना मुश्किल था, लेकिन कहते हैं ना, सच्ची कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। और कॉलेज में मुझे सच में ऐसी लड़की मिल गई। इतना ही नहीं, उसका चीटिंग रेट लगभग 0 के बराबर था। उसका नाम सू वानछिंग था। वो मुझसे 2 साल बड़ी थी, बेहद खूबसूरत थी और देखने में बहुत मासूम और प्योर लगती थी। लेकिन उसके परिवार की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो अपने छोटे भाई और माँ के साथ रहती थी। उसके पिता एक गैम्बलर थे जो जुए के कर्ज की वजह से घर छोड़कर भाग गए थे और परिवार के ऊपर 1 लाख से भी ज्यादा का कर्ज छोड़ गए थे। लेकिन मेरे लिए इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतने सालों में लोगों का चीटिंग रेट देखने की अपनी एबिलिटी के सहारे मैंने पर्दे के पीछे चुपचाप काफी पैसा कमा लिया था और लगभग 0 चीटिंग रेट वाली लड़की मिलना बेहद मुश्किल था। अपने पेरेंट्स जैसी किस्मत दोबारा न झेलनी पड़े, इसलिए मुझे इस मौके को किसी भी हालत में हाथ से नहीं जाने देना था। उसके बाद मैंने उसे पाने के लिए पूरी जान लगा दी और यहाँ तक कि उसके परिवार का सारा कर्ज भी चुका दिया। शादी के बाद भी वो बिल्कुल वैसी ही निकली। वो बहुत संस्कारी थी और हमेशा मेरे साथ बेहद प्यार और नरमी से पेश आती थी। अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद पहली बार मुझे दोबारा एक घर की गर्माहट महसूस हुई। लेकिन ठीक 1 हफ्ते पहले मेरी उसी प्यारी और संस्कारी वाइफ का चीटिंग रेट एक ही रात में 0.07 से बढ़कर 46% हो गया। शुरुआत में मैंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि आखिर आजकल के समय में शॉर्ट वीडियोस स्क्रॉल करते हुए किसी अट्रैक्टिव आदमी या औरत को देखने से भी यह नंबर प्रभावित हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरी वाइफ के सिर के ऊपर वाला नंबर हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा था। सिर्फ 5 दिनों में वो 46% से बढ़कर 83% पहुंच गया। इसका मतलब था कि अब सिर्फ 17% और बढ़ते ही वो मुझे धोखा दे देगी। अब मैं बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठ सकता था। तभी मुझे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से सू वानछिंग आधी रात को छिपकर किसी से कॉल और मैसेज करती रहती थी। वो कहती थी कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रही है और ऊपर से शांत रहने का दिखावा करती थी, लेकिन अपनी घबराहट छिपा नहीं पाती थी, क्योंकि शुरुआत से ही मेरे दिमाग में उसके लगभग 0 चीटिंग रेट वाली इमेज बैठी हुई थी। इसलिए उस समय मैंने मासूमियत से यही सोचा कि शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ शर्मिंदगी वाली बातें कर रही होगी। लेकिन अब लग रहा था कि शायद वो किसी दूसरे प्रिटी बॉय से बातें कर रही थी। इतने सालों की मेहनत के बाद सिर्फ 25 साल की उम्र में मैं एक फाइनेंस कंपनी का फाइनेंशियल डायरेक्टर बन चुका था और कहा जा सकता था कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट था। मैंने न सिर्फ कार और घर खरीदा था, बल्कि उसके होम टाउन वाले घर का पूरा रेनोवेशन भी अपने पैसों से करवाया था। मैंने उसके साथ जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा व्यवहार किया था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा प्रिटी बॉय था जिसने उसे इस कदर अपने जाल में फंसा लिया कि वो हमारी शादी को धोखा देने के बारे में सोचने लगी। काफी सोच विचार करने के बाद मैंने फैसला किया कि अभी कुछ समय और ऑब्जर्व करूंगा। आखिर वो मेरी वाइफ थी और हमारे बीच अभी भी गहरा प्यार था। जब तक उसका चीटिंग रेट 100% पार नहीं करता, मैं उसे एक और मौका दे सकता था। शुक्रवार को काम से घर लौटने के बाद मैंने देखा कि सू वानछिंग का चेहरा कभी लाल पड़ रहा था तो कभी वो परेशान दिखाई दे रही थी। वो पूरे समय बेचैन थी और उसके अंदर उसकी हमेशा वाली शालीनता और नरमी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। यहाँ तक कि मेरे घर आने के बाद भी उसका हाव भाव किसी चोर जैसा था, मानो उसके मन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हों। मैंने ऊपर देखा तो उसके सिर के ऊपर चीटिंग रेट 83% से बढ़कर 96% हो चुका था और लाल रंग में चमक रहा था। वो चुभता हुआ लाल रंग बेहद साफ दिखाई दे रहा था। बाहर से मैं शांत बना रहा, लेकिन अंदर से मेरा दिल पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। मैं जानता था कि अब उसे चीट करने के लिए बस एक मौके की जरूरत थी। हालात सूखी लकड़ी और भड़कती आग जैसे थे। बस एक चिंगारी और सब कुछ जल उठता। खाना तैयार होने के बाद सू वानछिंग एक छोटी कटोरी हाथ में लिए थोड़ा थोड़ा खा रही थी, लेकिन साफ था कि उसका ध्यान खाने पर बिल्कुल नहीं था। मैंने कहा, हनी, मैं अभी अभी घर आया हूँ और तुम ना ठीक से बैठ पा रही हो ना खड़ी हो पा रही हो। बिल्कुल बिल्ली को देखकर चूहे जैसी हालत हो गई है तुम्हारी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरी पीठ पीछे कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से तुम्हें शर्म आ रही है? मेरी बात सुनते ही मैंने साफ महसूस किया कि सू वानछिंग का शरीर जोर से कांप गया और उसके हाथ से कटोरी लगभग गिर ही गई। साफ था कि वो बुरी तरह चौंक गई थी, क्योंकि इस समय उसका दिमाग उस प्रिटी बॉय से भरा हुआ था। ये साफ तौर पर उसके अंदर का गिल्ट था, लेकिन फिर भी उसने हकलाते हुए खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और कहा, हे भगवान हनी, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। मेरे साथ ऐसा मजाक भी करने लगे? इतना कहते हुए उसने शिकायत भरी नजरों से मुझे देखा, लेकिन उसके हाथ में कांपती हुई कटोरी बता रही थी कि अंदर से वो बिल्कुल भी शांत नहीं थी। मैंने हंसते हुए कहा, मजाक? फिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? इसके बाद मैंने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। ओ हाँ हनी, आज मैंने अपने एक फ्रेंड से सुना कि उसके अंडर काम करने वाली एक फीमेल एम्प्लॉय जो पहले बहुत सीधी सादी नरम और संस्कारी थी, उसने अचानक अपने हस्बैंड को चीट कर दिया। उसके बाद उनके रिश्ते में बहुत भयानक झगड़ा हुआ और उस एक गलती की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई।
सिर्फ चीटिंग की वजह से उस औरत को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, सच में बिल्कुल भी इसके लायक नहीं था। पता नहीं अपनी बाकी जिंदगी उन नतीजों के साथ बिताते हुए उसे अपने उस एक पल के गलत फैसले पर कितना पछतावा होगा। ये कहानी सुनते ही सु वानछिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और उसके हाथ से कटोरी सीधे जमीन पर गिर गई। उसी समय उसके सिर के ऊपर का चीटिंग रेट तेजी से बदलने लगा। वह 96% से सीधे 63%, फिर 22% और आखिर में 1% तक गिर गया। मैंने पूछा, हनी क्या हुआ? इस कहानी से डर गई? उसने तुरंत कहा, हाँ, ये कहानी सच में बहुत डरावनी है, लेकिन तुमने अचानक मुझे इतनी डरावनी कहानी क्यों सुनाई? इतना कहते हुए उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और गिल्ट से मेरी एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश करने लगी। मैं मुस्कुराया और बोला, ओह, हम आमतौर पर रोमांस वाली बातें ही करते हैं, तो आज सोचा कुछ अलग करके थोड़ा एक्साइटमेंट लाया जाए। कहीं तुम कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रही? उसने कहा, नहीं, बस मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। इतना कहकर सु वानछिंग ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और वापस कमरे में चली गई, जबकि मैंने आराम से हरी सब्जी का एक टुकड़ा उठाया और मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। ये कहानी सुनाना जाहिर तौर पर उसे चेतावनी देने का मेरा तरीका था और साथ ही मेरी आखिरी वार्निंग भी। आखिर मेरे दिल में अभी भी उसके लिए गहरी फीलिंग्स थी और अगर इस रिश्ते को बचाया जा सकता था तो मुझे कोशिश जरूर करनी चाहिए थी। लेकिन अगर वो फिर भी अपनी मनमानी करने पर अड़ी रही तो फिर मुझे दोष नहीं दिया जा सकता था। कम से कम मैंने अपनी तरफ से जो कर सकता था वो सब कर दिया था। अगले कुछ दिनों तक सु वानछिंग सच में काफी सुधरी हुई रही और पहले की तरह ही मेरे साथ नरमी और समझदारी से पेश आती रही। शायद मेरी उस डरावनी कहानी ने सच में उसे डरा दिया था। फिर एक दोपहर सु वानछिंग ने मुझे कॉल किया, हनी, आज रात तुम अपने लिए टेक आउट ऑर्डर कर लेना, मुझे अपनी माँ के घर जाना है। मैंने पूछा, मॉम, क्या हुआ? क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं मॉम को कुछ नहीं हुआ है, मैं बस उनसे मिलने जा रही हूँ। वैसे भी तुम्हें काम करना है, इसलिए मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने थोड़ा सोचा। कंपनी में सच में कुछ काम थे जिन्हें मुझे संभालना था और मैं वहां से निकल भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि काम खत्म होने के बाद उसे लेने चला जाऊंगा। काम खत्म होते ही मैं कार लेकर सीधे उसकी माँ के घर की तरफ निकल गया। 2 घंटे बाद मैं अपनी मदर इन लॉ के घर पहुंच गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी मदर इन लॉ के इस रवैये की मुझे पहले से आदत थी, हालांकि मुझे बहुत बुरा लगा, फिर भी मैंने खुद को रोक लिया। वानछिंग इतनी जल्दी में यहाँ आई थी तो मुझे लगा शायद कुछ हुआ है, इसलिए मैं देखने चला आया कि कहीं मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है। वैसे वानछिंग वापस आई थी ना? वो कहाँ है? वानछिंग तो बहुत पहले ही घर चली गई। बस मेरा एंकल थोड़ा मुड़ गया था, कोई बड़ी बात नहीं है, वो यहाँ क्यों रुकेगी? लेकिन तुम अपनी मदर इन लॉ के घर आए हो और मेरे लिए कोई गिफ्ट तक नहीं लाए, ये कैसी बात हुई? क्या एक सन इन लॉ ऐसे पेश आता है? और हाँ, मेरे पैर में मोच आई है, इसलिए अभी मुझे 20,000 ट्रांसफर करो, मुझे कुछ सप्लीमेंट्स खरीदने हैं। इतना कहते हुए मेरी मदर इन लॉ ने सीधे अपना फोन निकाला, पेमेंट कोड खोलकर मेरे सामने कर दिया और तुरंत पैसे ट्रांसफर करने को कहने लगी, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया। हर बार जब भी मैं उसके घर आता था वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे पैसे मांगती थी, कभी 1,000 तो कभी 10,000 से भी ज्यादा, और हर बार इतनी बेशर्मी से मांगती थी जैसे ये उसका हक हो। माना कि बड़ों का सम्मान करना और उनका ख्याल रखना सही है और मेरे पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका ये तरीका तो लूटने जैसा था। भला कौन इसे खुशी खुशी बर्दाश्त करेगा? लगता है इतने सालों से मैंने तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार किया, इसलिए अब तुम बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ गई हो, है ना? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी बेटी से शादी कर ली है, इसलिए अब तुम मुझे जैसे चाहो वैसे कंट्रोल कर सकती हो। जितना मैं इसके बारे में सोचता उतना ही मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिर में मैंने पैसे ट्रांसफर कर ही दिए, क्योंकि अगर मैं पैसे नहीं देता तो वो मुझे आसानी से जाने भी देती या नहीं, ये अलग बात थी। ऊपर से बेकार में मेरा मूड खराब होता और समय भी बर्बाद होता। पैसे मिलते ही मेरी मदर इन लॉ ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा तक नहीं, वो सीधे घर के अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी चाल इतनी तेज थी जैसे उड़ रही हो, पैर में मोच आने का जरा सा भी निशान नहीं था। ये देखकर मेरा चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। साफ था कि उसके पैर में कोई मोच नहीं आई थी, है ना? आखिर ये दोनों मिलकर क्या कर रही थी? इन्हीं सवालों के साथ मैं कार लेकर वापस घर की तरफ निकल गया। जब मैं घर पहुंचा तब रात के करीब 11 बज चुके थे। बेडरूम में घुसते ही मैंने देखा कि सु वानछिंग बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर एक मीठी और खुश मुस्कान थी, लेकिन उसकी भौहों के बीच थकान साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसके सिर के ऊपर देखा और अचानक मेरी आंखें सिकुड़ गईं। उसके सिर के ऊपर वाला नंबर अब परसेंटेज नहीं था, बल्कि एक साफ नंबर बन चुका था, 4। अब ये अकेला नंबर चीटिंग रेट नहीं दिखा रहा था, बल्कि ये बता रहा था कि उसने कितनी बार चीट किया है। एक ही रात में 4 बार। कमाल है। सु वानछिंग, जब तुमने मेरे साथ धोखा कर ही दिया है तो अब मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। उसके बाद मैं ऐसे ही ऑफिस आता जाता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर लौटने के बाद भी हमेशा की तरह सु वानछिंग के साथ प्यार से पेश आता रहा और सु वानछिंग भी ऐसे व्यवहार करती रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे सामने वो बेहद शांत रहने का दिखावा करती थी और उसके चेहरे पर जरा सा भी गिल्ट दिखाई नहीं देता था, लेकिन असल में अंदर ही अंदर वो अब खुद को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके सिर के ऊपर चमकते लाल रंग के 4 के ठीक बगल में एक नया परसेंटेज दिखाई देने लगा था, 99%। इसका मतलब था कि वो एक बार फिर चीट करना चाहती थी और बहुत संभव था कि वो आज रात ही ऐसा करने वाली थी। एक आदमी अपनी वाइफ का धोखा बर्दाश्त कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन इस बार मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। पहली बार मुझे धोखा मिला तो वो मेरी लापरवाही थी, मैं उनकी चाल समझ नहीं पाया और उसे रोक नहीं सका। लेकिन इस बार दोबारा धोखा सहने का मेरा मकसद था, मुझे एक नतीजा चाहिए था। मैंने चुपके से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया और उसे पूरी बात की जांच करने को कहा। साथ ही मैं ये भी देखना चाहता था कि इस बार उसे कवर करने में आखिर कौन मदद कर रहा है। और जैसा मैंने सोचा था, इस बार उसका छोटा भाई सु हावरान था, जिसने मेरे ऑफिस में रहते हुए मुझे कॉल किया। वाह, तो पूरा परिवार ही मिलकर ये खेल खेल रहा है। ये एहसान फरामोश लोग मेरा दिया खाते हैं, मेरे पैसों से कपड़े पहनते हैं, मेरे पैसे इस्तेमाल करते हैं और आखिर में मेरे साथ ही ऐसा करते हैं।
सच में दिल टूट गया। ये ऐसे भेड़िए थे जिन्हें चाहे जितना खिलाओ कभी पालतू नहीं बनाया जा सकता। मैंने भी अपने ब्रदर इन लॉ के सामने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है और रात के 2 बजे तक बाहर रहने के बाद घर लौटा। मेरी वाइफ तब तक गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन उसके सिर के ऊपर वाला नंबर 4 से बदलकर 9 हो चुका था। वाह, तो इस बार 5 बार और? तभी मेरा फोन बजा। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने मुझे 2 फाइल्स भेजी थी जिनके नाम थे फर्स्ट चीटिंग और सेकंड चीटिंग। दोनों फाइल्स में ढेर सारी फोटोज और कई वीडियोस थी। फोटोज में उस आदमी का चेहरा देखते ही मैं एक पल के लिए रुक गया, फिर ठंडी हंसी हंसा। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो तुम निकलोगे। कोई हैरानी नहीं कि तुम मेरी वाइफ को इस हद तक बहका पाए। जब ऐसा है तो अब मेरे बदले का सामना करने के लिए तैयार रहो। उस आदमी का नाम हे जुनजे था। वो मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक मिडिल लेवल मैनेजर था। वो काफी हैंडसम था और कंपनी में उसे पसंद करने वाली लड़कियों की भी कमी नहीं थी। असल में वो फाइनेंशियल डायरेक्टर की पोजीशन के लिए सबसे मजबूत कैंडिडेट्स में से एक था। अगर वो मेहनत से काम करता और कोई गलती नहीं करता तो कुछ सालों बाद वो पोजीशन उसकी हो सकती थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी चीटिंग रेट देखने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करके पर्दे के पीछे चाल चलूंगा और पुराने फाइनेंशियल डायरेक्टर को सीधे रास्ते से हटा दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसी बात की वजह से वो मुझसे इतनी दुश्मनी पाल लेगा कि सीधे मेरी वाइफ के पीछे पड़ जाएगा और मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। मैंने पहली फाइल खोली और जैसा मैंने अंदाजा लगाया था बात बिल्कुल वैसी ही निकली। उस दिन सु वानछिंग अपनी माँ के घर गई ही नहीं थी, बल्कि हे जुनजे के साथ शहर के एक बेहद महंगे कपल्स होटल में गई थी और दोनों ने वहां खूब मजे किए थे। माँ के घर जाने की बात सिर्फ एक बहाना था ताकि उसकी असली हरकत छिपी रहे। दूसरी फाइल आज की थी और जगह फिर वही होटल था। सु वानछिंग को तस्वीर जैसी खूबसूरत मुस्कान के साथ पूरी तरह उसका साथ देते देखकर मेरा गुस्सा भड़क उठा। खासकर हे जुनजे के चेहरे पर बदला पूरा करने जैसी बेहद घमंडी मुस्कान थी। वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद आखिरकार मुझे उसके असली मकसद का पता चल गया। मैं ठंडी हंसी हंसा। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी नजर मेरे पास मौजूद उस यू शील्ड पर थी जिसमें कंपनी का फाइनेंशियल डेटा स्टोर था। मैंने फैसला किया कि मैं भी उनके खेल में साथ दूंगा और चुपके से कमरे में एक कैमरा लगा दिया। अगले कुछ दिनों तक कोई खास बात नहीं हुई, बस सु वानछिंग के सिर के ऊपर वाला नंबर धीरे धीरे 7 से बढ़कर 13 हो गया। फिर एक वीकेंड पर सु वानछिंग ने मेरे गहरी नींद में होने का फायदा उठाया और चोरों की तरह चुपके से मेरा ब्रीफ केस खंगालने लगी। यू शील्ड मिलते ही उसके चेहरे पर छिपी हुई खुशी दिखाई दी। उसने उसे निकाल लिया और उसकी जगह एक नकली यू शील्ड मेरे ब्रीफ केस में रख दिया। अगर कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं होती तो शायद मैं सच में उसके नकली यू शील्ड को अपना ही समझ लेता। यू शील्ड चुराने के एक दिन बाद सु वानछिंग ने उसे वापस रख दिया। उसे लगा कि उसने सब कुछ इतनी सफाई से किया है कि किसी को भनक तक नहीं लगी, लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे कैमरे ने उसकी हर हरकत साफ साफ रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने सिस्टम खोला तो देखा कि 2 करोड़ गायब हो चुके थे और पूरा पैसा एक ओवरसीज अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। लगता है वे ऐसा दिखाना चाहते थे जैसे कंपनी के पैसे मैंने गबन किए हों। ठीक है, जब तुम्हें खेलना ही है तो अब मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। अगले ही दिन मेरी मदर इन लॉ अपने पूरे परिवार के साथ अचानक मेरे दरवाजे पर आ पहुंची। मेरी मदर इन लॉ के चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान नहीं थी और मेरा ब्रदर इन लॉ पूरे समय अपने फोन में लगा हुआ था। मुझे देखने के बाद उसने मुझसे एक बार हेलो तक नहीं कहा और सीधे मेरे घर के अंदर जाकर सोफे पर लेट गया जैसे ये उसी का घर हो। मेरी मदर इन लॉ भी बिल्कुल बेझिझक थी। उसने अपने जूते तक नहीं उतारे और सीधे सोफे पर पैर मोड़कर बैठ गई। गु जिनयान हावरान काफी समय से अपनी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा है। अब दोनों की शादी करने का समय आ गया है। वो लड़की शहर की रहने वाली है, इसलिए हम उसे मेरे साथ गांव में तो नहीं रख सकते। इसलिए तुम शहर में हावरान के लिए एक विला खरीद दो, तुम्हारे विला जैसा ही। और वो जो पना मेरा कार आती है ना हावरान, आजकल उसी की बात करता रहता है। वो भी उसे खरीद कर दे देना ताकि शादी के समय उसकी इज्जत बनी रहे। और 50,000 का बेट्रोथल गिफ्ट भी कम नहीं होना चाहिए। वैसे तो हावरान के पास जॉब है, लेकिन तुमने उसके लिए जो जॉब ढूंढी थी वो भी कोई खास नहीं है। महीने के सिर्फ 20,000 मिलते हैं। उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर भी जाना पड़ता है, इसलिए ज्यादा पैसे बचा नहीं पाता। तो ये सब तुम्हें ही करना होगा। इनमें से एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो मुझे ऑर्डर दे रही हो और मेरे पास मना करने का कोई हक ही ना हो। उसका लालच से भरा चेहरा देखकर मैं ठंडी हंसी हंसा। जब से मेरी शादी सु वानछिंग से हुई थी, उसके लिए अपने प्यार की वजह से मैं हर त्योहार पर उसके परिवार को बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स देता आया था। अब मैंने उनके लिए घर भी बनवाया था। 10,000 से ज्यादा मंथली इनकम वाली जॉब भी ढूंढी थी और सु हावरान के लिए एक कार तक खरीदी थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सब करने के बाद भी उनका पेट नहीं भरेगा, बल्कि उनका लालच और बढ़ जाएगा। पहले सु वानछिंग की खातिर मुझे इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अपनी एबिलिटी के दम पर मैं ये सब आसानी से अफोर्ड कर सकता था। लेकिन अब बात अलग थी। उसने मुझे चीट किया था और फिर भी ये लोग मुझसे और पैसे निचोड़ना चाहते थे। सपने देखते रहो। मैंने कहा मॉम, ये डिमांड कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गई? सिर्फ शादी करने के लिए इतना सब खर्च करना जरूरी तो नहीं है। मेरी मदर इन लॉ का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या अब मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं रही है ना? अब तुम सक्सेसफुल हो गए हो तो अपने ब्रदर इन लॉ के लिए इतने से पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते? मेरा ब्रदर इन लॉ भी तुरंत नाराज हो गया और उसके चेहरे पर साफ नाखुशी दिखाई देने लगी। ब्रदर इन लॉ, अब आप फाइनेंशियल डायरेक्टर हैं और साल के कई मिलियन कमाते हैं। इतने कंजूस मत बनिए। सु वानछिंग भी बोली, हाँ हनी, अभी तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से तुम ये सारे पैसे बहुत जल्दी दोबारा कमा लोगे। मेरा सिर्फ यही एक सगा छोटा भाई है। मेरी मदर इन लॉ फिर बोली, ये कैसी बात हुई? क्या एक सन इन लॉ ऐसे पेश आता है? उनके लालच से भरे चेहरे देखकर मैंने सिर्फ 2 शब्द कहे, पैसे नहीं हैं। ये सुनते ही मेरी मदर इन लॉ ने सीधे चाय का कप उठाकर जमीन पर फेंक दिया। वानछिंग, यही है तुम्हारा चुना हुआ अच्छा हस्बैंड? अब तो ये मेरी बात तक नहीं सुनता। हद हो गई। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने एहसान फरामोश निकलोगे तो मैं कभी वानछिंग की शादी तुम जैसे कमीने से नहीं करती। मेरा ब्रदर इन लॉ भी मुझे घृणा भरी नजरों से देखते हुए बोला, गु जिनयान, आप मेरे ब्रदर इन लॉ कहलाने के लायक ही नहीं है।
एक विला और एक पना मेरा ही तो मांगी है, उसमें आपका कितना पैसा लग जाएगा? मुझे तो लगता है अब आप मेरी बहन से प्यार ही नहीं करते। सु वानछिंग ने भी बेचारे जैसी एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं और ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल आंसू गिर पड़ेंगे। उनकी नजरों में इतने सालों से मैंने सु वानछिंग के लिए अपना सब कुछ दिया था और हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। उसकी लगभग हर डिमांड पूरी की थी, इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि मैं उसके प्यार में पूरी तरह पागल हूँ। जब तक वे सु वानछिंग को मेरे सामने हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे, मैं उनकी हर शर्त बिना सवाल किए मान लूंगा। लेकिन वे गलत थे। मेरा उसूल बहुत सीधा था, जो मेरे साथ अच्छा करेगा मैं उसके साथ अच्छा करूंगा, लेकिन जो मेरे साथ गलत करेगा उसके साथ मैं भी नरमी नहीं दिखाऊंगा। जब तुम लोग इतने लालची हो तो अब अपने लालच की कीमत भी खुद ही चुकाओगे। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी शर्तें मानता हूँ। मेरा ब्रदर इन लॉ तुरंत खुश होकर बोला, सच में ब्रदर इन लॉ? आपने खुद कहा है बाद में अपनी बात से पीछे मत हटना। मैंने कहा बिल्कुल सच है, तुम मेरी वाइफ के सगे भाई हो, मेरे ब्रदर इन लॉ हो, उसकी खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सु वानछिंग ने भावुक एक्सप्रेशन के साथ मुझे गले लगा लिया, लेकिन उसके सिर के ऊपर दिखाई दे रहा 13+93% का चीटिंग रेट जरा सा भी नहीं बदला। साफ था कि उसका ये सब सिर्फ दिखावा था। मेरी मदर इन लॉ भी अपनी खुशी मुश्किल से रोक पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने चेहरा गंभीर बनाए रखा और अपना रौब दिखाते हुए बोली, अब हुई ना बात। अगर तुम इतनी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर सकते तो फिर मेरे सन इन लॉ बने रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। उनके कभी ना खत्म होने वाले लालच को देखकर मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा, फिर चेहरे पर मजबूर और कड़वी मुस्कान लाते हुए बोला, बस एक छोटी सी दिक्कत है। कंपनी के फाइनेंस में थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से अभी मेरे पास सच में कोई पैसा नहीं है। मेरे ब्रदर इन लॉ के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसने गुस्से में मेरा कॉलर पकड़ लिया। गू जिनयान, क्या तुम मेरे साथ फकिंग मजाक कर रहे हो? मैंने तुरंत समझाया, नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। बात ऐसी है कि कंपनी के अकाउंट्स में सच में एक छोटा सा गैप आ गया है। उस गैप को भरने के लिए मैंने अपना सारा पैसा उसमें लगा दिया है। फाइनेंस को वापस नॉर्मल होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। उसके बाद न सिर्फ मैं अपना पूरा पैसा निकाल पाऊंगा, बल्कि मुझे एक अच्छा खासा बोनस भी मिलेगा। तब विला और कार खरीदना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मेरा मतलब यह है कि बेट्रोथल गिफ्ट को छोड़कर तुम जिस कार और विला को खरीदना चाहते हो, फिलहाल उनका डाउन पेमेंट खुद कर दो। जैसे ही मेरे पैसे आ जाएंगे मैं तुरंत बाकी पूरा पेमेंट कर दूंगा। क्या कहते हो? मेरे ब्रदर इन लॉ ने कुछ देर सोच विचार किया और उसे मेरी बात काफी सही लगी, लेकिन फिर उसने कहा, डाउन पेमेंट भी काफी ज्यादा होगा, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा और आखिरकार अपना असली मकसद सामने रखा। फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोन ले सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन लोन्स मिल जाते हैं और बैंक से मॉर्गेज लोन भी लिया जा सकता है। तुम घर को बैंक के पास मॉर्गेज रखकर उससे मिलने वाले पैसे से डाउन पेमेंट कर दो। बाद में मैं तुम्हारे सारे लोन्स चुका दूंगा। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद उसे तुरंत महसूस हो जाता कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये लालची लोग अलग थे। उन्हें पूरा यकीन था कि मैं सु वानछिंग के बिना रह ही नहीं सकता। उन्हें लगता था कि बस थोड़ी सी चालाकी से वे मुझे पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल उन ऑनलाइन सिम्स की तरह जिन्हें थोड़ी सी मिठास दिखा दो तो वे और पाने के लिए पागल हो जाते हैं, और थोड़ा सा कड़वा व्यवहार कर दो तो दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें लगता था कि मैं बिल्कुल वैसा ही इंसान हूँ, क्योंकि इतने सालों से मैं उनके परिवार के साथ जरूरत से ज्यादा अच्छा रहा था। ठीक है, उन्हें राजी होते देखकर मैं तुरंत उन्हें कार और घर देखने ले गया। मेरा ब्रदर इन लॉ तो खुशी से पागल हो गया था। तभी सेल्स पर्सन ने अचानक कहा, आज एक और कस्टमर को भी ये कार और ये घर बहुत पसंद आया था। वो अपना फोन नंबर छोड़कर गया है और कह रहा था कि कल कांटेक्ट करेगा। हो सकता है वो भी इन्हें खरीदना चाहता हो। ये सुनते ही मेरा ब्रदर इन लॉ घबरा गया, क्योंकि कार और घर दोनों बिल्कुल उसकी पसंद के थे। इसलिए उसने बिना देर किए लोन लेने का फैसला कर लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस सेल्स पर्सन को मैं बहुत पहले ही पैसे देकर अपने साथ मिला चुका था। इसके बाद मेरा ब्रदर इन लॉ और मदर इन लॉ पागलों की तरह ऑनलाइन पैसे उधार लेने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने महीने के 10% इंटरेस्ट वाले हाई इंटरेस्ट लोन्स तक नहीं छोड़े। उनकी नज़र में जब पैसे सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही वापस करने थे तो लोन शार्क से पैसे लेना और नॉर्मल लोन लेना एक ही बात थी। लोन शार्क से पैसे उधार लेने के बाद वे घर और कार को भी मॉर्गेज रखना चाहते थे, इसलिए सीधे बैंक पहुंच गए। अलग अलग जगहों से किसी तरह पैसे इकट्ठा करके आखिरकार उन्होंने डाउन पेमेंट की रकम जुटा ली। दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही उनके बुरे सपने की शुरुआत थी। अगले दिन ऑफिस में हे जुनजे अकड़ते हुए मेरे पास आया। गू जिनयान, आज तक कोई भी मुझसे मेरी चीज नहीं छीन पाया है। तुम पहले इंसान हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी फाइनेंशियल डायरेक्टर वाली पोजीशन मेरी होगी। मैंने कहा, ओह सच में? फिर शायद तुम्हें निराश होना पड़ेगा। चाहे तुम कितनी भी चालें चल लो, ये पोजीशन तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। हे जुनजे का हैंडसम चेहरा धीरे धीरे गुस्से से बिगड़ने लगा। गू जिनयान, लगता है तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं है। कोई बात नहीं, देखते हैं आखिर क्या होता है। और हाँ, इस बार मुझे तुम्हारी वाइफ का सच में शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से मुझे यह मौका मिला। इसके बाद वो जानबूझकर मुझे भड़काने के लिए अपनी और सु वानछिंग की बेवफाई की बातें करने लगा और आखिर में हंसते हुए बोला, फाइनेंशियल डायरेक्टर की वाइफ सच में अलग ही है। हा हा हा। हे जुनजे, मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन मैं शुरू से आखिर तक शांत रहा। मैंने उसकी आंखों में देखकर जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा। इससे उसे ऐसा लगा जैसे उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा हो, लेकिन सामने रुई हो, जिससे वो और ज्यादा चिढ़ गया। तभी बॉस ने सभी सीनियर स्टाफ को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुला लिया। हे जुनजे तुरंत हंसते हुए मुझे ताना मारने लगा, गू जिनयान जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं खुद शादीशुदा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी वाइफ का ख्याल रखने के लिए थोड़ा समय निकाल ही लूंगा। हा हा हा। मीटिंग रूम में घुसते ही बॉस ने मुझे देखते ही डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर जोर से मेरे सामने पटक दिया। गू जिनयान, क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि कंपनी के फाइनेंशियल बैकएंड से ठीक 2 करोड़ युआन आखिर गायब कैसे हो गए? वहां मौजूद हर इंसान हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। 2 करोड़, इतनी बड़ी रकम? ये तो सीधा गैर कानूनी मामला था, यानी जेल जाना तय था।
मैंने कहा बॉस क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? कुछ लोग आने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि वे मेरी तरफ से पूरी बात समझाएं। बॉस ने कहा मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर कौन आने वाला है। अगर वे मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो जेल जाने के लिए तैयार रहना। 10 मिनट से ज्यादा समय बीतने के बाद 4-5 पुलिस ऑफिसर्स मीटिंग रूम में आए और उन्होंने सीधे हे जुंजे को पकड़ लिया। हे जुंजे, तुम पर कंपनी के पब्लिक फंड से गैरकानूनी तरीके से बहुत बड़ी रकम हड़पने और दूसरे व्यक्ति को फंसाने की साजिश रचने का शक है। अब हम तुम्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर रहे हैं। पूरा मीटिंग रूम सन्न रह गया। क्या पैसे गू जिनयान ने नहीं हड़पे थे? फिर अचानक हे जुंजे कैसे आरोपी बन गया? हे जुंजे घबराकर चिल्लाया, मैंने नहीं किया, ये गू जिनयान था। गू जिनयान, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। यू शील्ड हमेशा गू जिनयान के पास रहता था और उसका पासवर्ड भी सिर्फ उसी को पता था। मैं तो बस एक छोटा सा सुपरवाइजर हूँ। मैं कंपनी के पैसे कैसे हड़प सकता हूँ? और मुझे फंसाने की बात, मुझे तो ये फंसा रहा है, मैं इसे कैसे फंसा सकता हूँ? ऑफिसर्स, आपको ये मामला ठीक से समझना होगा। हे जुंजे इतना डर गया था कि उसकी हालत खराब हो गई। मैं ठंडी हंसी हंसा और सीधे एक रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। रिकॉर्डिंग सुनते ही हे जुंजे का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने कहा मेरे पास सिर्फ यही एक सबूत नहीं है, बाकी सारे सबूत मैं पुलिस ऑफिसर्स को भेज चुका हूँ। उनमें कुछ कंटेंट काफी प्राइवेट है, इसलिए मैं यहाँ सबके सामने ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा। हे जुंजे, तुम्हें लगा था कि तुमने अपने सारे निशान पूरी तरह मिटा दिए हैं, लेकिन तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि शुरू से आखिर तक सब कुछ मेरे कंट्रोल में था। जानते हो मेरी नजरों में तुम क्या हो? सिर्फ एक जोकर जिसे मैं जरा भी सीरियसली नहीं लेता। सच बताऊं तो मैंने तुम्हें एक बार भी अपना कॉम्पिटिटर नहीं माना, क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो। और जहां तक तुम्हारे हड़पे हुए पब्लिक फंड्स की बात है, हे उसकी भरपाई तुम्हारी प्रॉपर्टी और बाकी एसेट्स से हो जाएगी। मेरी बातें सुनते ही हे जुंजे का पूरा शरीर कांपने लगा। वो इतना डर चुका था कि ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था और आखिरकार पुलिस उसे घसीटते हुए वहां से ले गई। सबके चले जाने के बाद मैं चुपचाप बॉस के पास गया और बोला, मिस्टर मा, आप नहीं चाहेंगे कि आपके अफेयर्स के बारे में आपकी वाइफ और बाकी लोगों को पता चले, है ना? हे जुंजे से निपटने के बाद अब सु वानछिंग से निपटने की बारी थी। हे जुंजे के जेल जाने के बाद मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं थी, इसलिए मैंने तुरंत सु वानछिंग को कोर्ट समन भिजवा दिया। कोर्ट समन देखते ही सु वानछिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मेरी मदर इन लॉ लियू सुमेई गुस्से से आग बबूला होकर मेरी तरफ दौड़ी और जोर जोर से गालियां देने लगी। गू जिनयान, तुम एहसान फरामोश और बेरहम कमीने, आखिर वानछिंग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? तुमने उसे डिवोर्स के लिए कोर्ट समन तक भिजवा दिया। अगर आज तुमने मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। इतना कहते हुए उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया। मैंने उसकी कलाई पकड़कर जोर से झटक दी। लियू सुमेई दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। सु वानछिंग तुरंत उसके पास दौड़ी, जबकि सु हावरान तो मुझे मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन उसके वार करने से पहले ही मैंने उसे एक थप्पड़ मारकर सीधे जमीन पर गिरा दिया। सच कहूं तो मैं बहुत पहले से तुम लोगों से तंग आ चुका हूं। अगर तुम सु वानछिंग की माँ और भाई नहीं होते तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतने सालों तक तुमसे इतनी इज्जत से पेश आता? इतने सालों से तुम्हारे लालच की कोई सीमा नहीं रही। तुमने मुझसे कितना कुछ लिया है ये तुम खुद अच्छी तरह जानते हो। और जहां तक डिवोर्स की बात है, वो शब्द भी सु वानछिंग के लिए कुछ ज्यादा ही नरम है। ये कहना ज्यादा सही होगा कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर फेंक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने एक वाइफ होने की अपनी जिम्मेदारी तक नहीं निभाई और ऊपर से अपने लवर के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश भी रची। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। 2 हफ्ते पहले जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी वही मेरी आखिरी वार्निंग थी। अगर उस समय तुम खुद को रोक लेती तो मैं सब कुछ जाने देता और यहाँ तक कि पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताता। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आखिर में तुम फिर भी अपनी चाहत के आगे हार जाओगी और मुझे धोखा दे दोगी। बकवास, मुझे तो लगता है किसी और को तुमने ढूंढ लिया है और अब वानछिंग को छोड़ने के लिए ये पूरी साजिश रची है। वानछिंग इतनी नरम और संस्कारी है, एक अच्छी वाइफ है, वो ऐसा शर्मनाक काम कैसे कर सकती है? अगर तुम्हारे पास सबूत है तो दिखाओ। वो इसी उम्मीद पर दांव लगा रही थी कि अगर मेरे पास सबूत नहीं हुआ तो मेरी कोई बात साबित नहीं हो पाएगी। मैंने कहा, लियू सुमेई, तुम सच में हद से ज्यादा बेवकूफ हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना सबूत के कोर्ट में केस फाइल करूंगा? मैंने वे फोटोज सीधे उसके चेहरे पर फेंक दी। तस्वीरों में जो दिख रहा था वो बेहद आपत्तिजनक था। सु वानछिंग, जो अभी तक थोड़ी सी उम्मीद पकड़े बैठी थी, उन्हें देखते ही निराश होकर जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर लियू सुमेई ने तुरंत सारी फोटोज उठा ली, उन्हें मसलकर गोल किया और सबूत मिटाने के लिए अपने मुंह में ठूंसने लगी। उसके दिमाग में यही था कि मेरे पास सबूत के नाम पर सिर्फ यही कुछ फोटोज हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें निगलने के बाद मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, खा लिया सब? मेरे पास और भी हैं, कुछ और खाओगी? मैंने एक मोटा सा फोटोज का ढेर निकाल लिया, जिसे देखते ही लियू सुमेई गुस्से से लगभग बेहोश हो गई। ठीक है वानछिंग, अगर इसे डिवोर्स चाहिए तो दे दो, हमें इससे कोई डर नहीं है। वैसे भी उसकी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही होगी और तुम्हारी खूबसूरती के साथ तुम आसानी से कोई दूसरा अमीर हस्बैंड ढूंढ सकती हो। बिल्कुल सिस, दुखी मत हो। वैसे भी उसने अभी तक विला और पनामेरा का बाकी पेमेंट नहीं किया है, ना ही हमारे लोन्स चुकाए हैं। जब वो सब चुका देगा तब भी हम मल्टी मिलियनेयर होंगे। फिर हमें उसके इस एटीट्यूड की परवाह करने की क्या जरूरत है? ये सुनते ही सु वानछिंग जैसे अचानक होश में आ गई। सही तो है, उसकी प्रॉपर्टी मैरिटल प्रॉपर्टी है, उसका आधा हिस्सा तो मेरा होना ही चाहिए। और हमारे इतने सारे कर्ज भी उसने अभी तक नहीं चुकाए हैं, तो मुझे उसके एटीट्यूड की परवाह करने की क्या जरूरत है? इतना पैसा मिलने के बाद मैं ना सिर्फ कोई अमीर हस्बैंड ढूंढ सकती हूँ, बल्कि एक यंग प्रिटी बॉय को भी अपने साथ रख सकती हूँ। ये सोचते ही वो फिर से घमंडी और अकड़ से भर गई, जबकि उसके सिर के ऊपर का चीटिंग रेट लगातार चमक रहा था। उनकी बातें सुनकर मुझे लगभग हंसी आ गई। मैंने कहा, विला का बाकी पेमेंट तुम लोगों के लिए गए, लोन शार्क वाले कर्ज और बाकी जो कुछ भी तुम लोगों ने उधार लिया है वो मैं क्यों चुकाऊं? वे तुरंत बोले, उस समय तुमने खुद कहा था कि तुम सब चुका दोगे, अब अपनी बात से मुकरने वाले हो क्या? मैंने कहा, ओह, लेकिन ये साबित कौन करेगा? चाहे लोन्सों या डाउन पेमेंट, सारे पैसे तुम लोगों ने अपने नाम पर उधार लिए और अपने नाम से पेमेंट किया। उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब मुझसे उन्हें चुकाने को कह रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या? तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि मैंने उन्हें फंसा दिया था। गू जिनयान, तुम कमीने, मैंने सिर हिलाया। तुम लोगों जितना कमीना नहीं हूं। तुम जैसे लालची लोगों के साथ यही होना चाहिए।
और जहां तक प्रॉपर्टी बांटने की बात है, मेरी 99% प्रॉपर्टी शादी से पहले की है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसका आधा हिस्सा मिलेगा तो सपने देखते रहो, तुम्हें सिर्फ बाकी 1% का आधा हिस्सा मिल सकता है। मैंने तुम्हारे लिए हिसाब भी लगा लिया है, करीब 1 लाख के आसपास। इतने पैसे तो शायद तुम्हारे लोन शार्क वाले कर्ज चुकाने के लिए भी काफी नहीं होंगे, है ना? हा। क्या? सु वानछिंग की आंखें अविश्वास से फैल गईं। मेरी मदर इन लॉ का ब्लड प्रेशर गुस्से से इतना बढ़ गया कि वो वहीं बेहोश हो गई। आखिरकार कोर्ट के फैसले वाले दिन सारे सबूत बिल्कुल पक्के थे और सु वानछिंग का मुझसे डिवोर्स हो गया। जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल था, उसे मेरी उस 1% प्रॉपर्टी का सिर्फ आधा हिस्सा मिला, क्योंकि बाकी सब मेरी प्री मैरिटल प्रॉपर्टी थी और उन्होंने जो लोन्स लिए थे और जो डाउन पेमेंट किए थे, उन्हें चुकाने की जिम्मेदारी मेरी होने का कोई सीधा सबूत नहीं था, इसलिए उनके सारे क्लेम रिजेक्ट कर दिए गए। ये सुनकर वे पूरी तरह टूट गए। कोर्ट से बाहर निकलते ही सु वानछिंग दौड़कर मेरे पास आई और मुझे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हे जुनजे की मीठी मीठी बातों में आ गई थी। मैंने बस वही गलती की जो कोई भी औरत कर सकती है। प्लीज मुझे माफ कर दो हनी। मैं वादा करती हूँ कि पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी, पूरी जिंदगी तुम्हारे प्रति लॉयल रहूंगी। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। तुम्हारे अलावा मैं जिंदगी में कभी किसी दूसरे आदमी से कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। उसके सिर के ऊपर वाला नंबर पागलों की तरह तेजी से नीचे गिर रहा था, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं था। जिसने एक बार धोखा दिया उस पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता। माफी? उसका तो सवाल ही नहीं था। मेरी मदर इन लॉ और बाकी लोग भी मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए और रोते हुए मुझसे माफी मांगने लगे। उनके चेहरों पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ इस बात का पछतावा था कि उन्होंने मेरे जैसा अमीर सन इन लॉ खो दिया, जिसके पैसे वे अपनी मर्जी से उड़ाते थे। अब से वे कभी खत्म न होने वाले कर्ज में फंसे रहने वाले थे। मैंने सु वानछिंग को बेरहमी से खुद से अलग किया, जमीन पर घुटनों के बल बैठकर मिन्नतें कर रही लियू सुमेई और सु हावरान को पूरी तरह नजरअंदाज किया और बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। उसी पल मैंने उन सब के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। लियू सुमेई सु वानछिंग पर चिल्लाई, सु वानछिंग, अगर तुम उस दूसरे आदमी के बहकावे में नहीं आती तो आज हमारी हालत ऐसी कैसे होती। हावरान की जॉब चली गई, उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गई और हमारे परिवार के पास जो कुछ था वो सब खत्म हो गया। ये सब तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारी गलती। तुम एक बुरी औरत हो, तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। मैं मरते दम तक तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आखिर में ये शब्द कहते ही लियू सुमेई को अचानक सेरेब्रल हेमरेज हुआ और उसकी मौत हो गई। मरते समय भी उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे उसे आखिरी पल तक चैन नहीं मिला हो। सु वानछिंग पछतावे से भर गईं और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। अब वो बेहद कमजोर और पीली पड़ चुकी थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे और उसकी पहले वाली खूबसूरती पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि अगर वो पैसे के लिए गलत काम करना भी चाहती तो भी कोई उसे नहीं चाहता। एक पुल के नीचे सिकुड़ कर बैठी वो याद करने लगी कि पहले मैं उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करता था। ये सब याद आते ही उसका दिल दुख से भर गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं होती। उसने जो किया था आखिरकार उसे उसकी कीमत चुकानी ही थी। जहां तक बाद में उन लोगों का क्या हुआ, मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। मेरी जिंदगी लगातार बेहतर होती गई और मेरा करियर भी तेजी से आगे बढ़ा। मैंने आखिरकार कंपनी के बॉस को उसकी पोजीशन से हटाने में सफलता हासिल कर ली और वो फाइनेंशियल कंपनी आधिकारिक तौर पर मेरी हो गई। अब मेरा बिजनेस फल फूल रहा था और मैं सच में एक कामयाब इंसान बन चुका था।